हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट होती है सीटेट जुलाई 2023 के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वो लिए हैं जो आपके पिछली बार ऑनलाइन वाले शिफ्ट में पूछे गए हैं। एक शिफ्ट में पूछे गए थे। इसमें हम सारे सब्जेक्ट देखने वाले हैं। सीडीपी, उसके बाद ईवीएस देखेंगे, फिर मैथ्स देखेंगे, सारे सब्जेक्ट देखेंगे वन बाय वन। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। देखिए, पिछली बार जो ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम हुए थे ना, उसके बेसिस पर अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतर तरीके से होगी, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं। और देखिए, ऑफलाइन वाले नहीं बल्कि ऑनलाइन वाले पिछले वाले जो हर शिफ्ट के क्वेश्चन थे, अगर उन सभी को आप करके जाते हैं तो आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मेरा भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो ये स्ट्रेटेजी एक है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, थ्योरी की क्लासेस हमारी चल ही रही हैं और नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल रहे हैं। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं और यूट्यूब पर आप उन्हीं की क्लासेस देख सकते हैं। 16 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। सीडीपी की अभी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाकर आप ये सीडीपी वाली सीरीज़ भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन शिफ्ट में आपके पूछे गए क्वेश्चंस। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? एक्टिवली भाग लेते हैं। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल, याद रखिएगा कौन सी स्टेज होती है वो, प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा गया था, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से पूछ करके ही ये पूरा बनाया हुआ है ये पीडीएफ। ये सारे क्वेश्चंस उसी में पूछे गए हैं ऑनलाइन एक शिफ्ट में, पिछले वाला जो पेपर आपका हुआ है। तो देखिए, ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। आपकी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इन सारी अवस्थाओं को आप टू द पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइएगा। बेसिकली कहने का मतलब है, जीन पियाजे की थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से इन स्टेजेस से रिलेटेड सारी चीज़ें आई हुई हैं। पियाजे की थ्योरी अगर आप उस प्लेलिस्ट में देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो मैं भेज दूँगी, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? देखिए, स्थूल कौशल का तो वो होगा एक पैर पर संतुलन करना। मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल, स्थूल गतिक कौशल भी कहते हैं इसको और सूक्ष्म गतिक कौशल भी कहा जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि गतिक कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म कौशल और एक स्थूल कौशल। तो सूक्ष्म गतिक कौशल वो कौशल होते हैं जहाँ पर आपकी बॉडी की स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं। जैसे जब आप लिखते हैं, लिखते हुए, पेंटिंग करते हुए, ठीक है, हाथ से सिलाई कढ़ाई करते हुए, बुनाई करते हुए, जो आपके फिंगर की मसल्स यूज़ हो रही हैं वो क्या हैं? छोटी छोटी सी हैं, है ना। इसका मतलब आपकी बॉडी की छोटी मसल्स यूज़ हो रही हैं उसमें। तो वो किसका उदाहरण होगा? वो होगा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। और यहीं पर अगर स्थूल गतिक कौशल की बात करें तो इसमें आपकी बॉडी की बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं। बड़ी मसल्स जैसे आप जब रनिंग करते हैं, यानी कि दौड़ते हैं, तो आपके लेग की मसल यूज़ होती है ना। जब एक क्रिकेटर जो बॉल कराता है तो वो दौड़ करके आता है, उसके पैरों की मसल्स यूज़ होती हैं। फिर वो अपने हाथ से बॉल डालता है तो उसके आर्म्स की मसल, उसके लेग की मसल सब यूज़ होती हैं। तो वो आपकी स्थूल गतिक कौशल के अंदर आती हैं, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यूज़ होंगी तो वहाँ पर आप कहेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल, और जहाँ पर बॉडी की बड़ी मसल्स यूज़ होंगी उसे आप कहेंगे स्थूल गतिक कौशल। तो ये इसका एक आंसर है। 4 ऑप्शंस आपके रहे थे वहाँ पर, एक ऑप्शन ये भी था। तो सही ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है, आगे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि देखिए आंसर है, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है, ठीक है। सही बात है। जब देखिए क्वेश्चन क्या है, जब बच्चे विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं, आपने काउंट करके बता दिया बच्चों को कि इतनी बुक्स आपको पढ़नी है, तो उन्हें सिर्फ एक उसके बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा
और जब वो ये सारी बुक्स पढ़ लेते हैं तो उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये चीज़ें अगर आप बच्चों से कह लेते हैं तो ये रणनीति क्या दर्शा रही है? सिर्फ ये दर्शा रही है कि प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए ही बच्चे उन बुक्स को पढ़ेंगे, अदरवाइज़ वो उन बुक्स से कुछ सीखने वाले नहीं है। तो ये हमेशा क्या होती है? नेगेटिव चीज़ होती है। पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि संख्याएं मायने नहीं रखती हैं, बच्चे ने कितनी बुक्स पढ़ी हैं वो मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कि बच्चे कम से कम बुक भी पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ें कि उनको वो बुक अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से हो। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर बच्चे को 10 बुक्स पढ़नी है और यहाँ पर 2 बुक्स पढ़नी है, तो बच्चा कहाँ पर जो है बुक्स को अच्छी तरह पढ़ पाएगा, कहाँ पर उसके पॉइंट्स को समझ पाएगा, याद रख पाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाएगी। तो ऑब्वियसली जब वो 2 बुक्स पढ़ रहा होगा तभी होगी, क्योंकि वो उन 2 बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देगा और ज़्यादा बार पढ़ेगा। यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है बट क्वालिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी। बच्चा सिर्फ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उन बुक्स को रटने लगेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर आपका इस बार का भी जो है पेपर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चन के आगे पीछे का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आंसर है, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, ये आप जानते हैं। उनका आईक्यू लेवल भी जो है सामान्य बच्चों से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर उनके लिए करिकुलम की भी कुछ अलग व्यवस्था करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उन विद्यार्थियों की इच्छा के अनुसार ही उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ऐसा नहीं कहना है कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ो, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम पढ़ने को नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहना है बच्चों को। ठीक है, नॉर्मल बच्चों से उच्च स्तर का ज्ञान उनको दे सकते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन आपके रहेंगे, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, बेंड्यूरा। बताइए, तो ये चीज़ें बताई हैं किसने? जीन पियाजे ने। ठीक है, देखिए 16 क्लासेस सीडीपी की सीरीज़ चली हुई है, अभी 16th क्लास लगी है, तो उनमें पियाजे की थ्योरी हम कर चुके हैं और इस थ्योरी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया है और प्रॉपर नोट्स बना के फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर शेयर किए हैं। तो आप उन तीनों क्लासेस को देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से ना एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, टू द पॉइंट सारी चीज़ें करवाई हैं एकदम क्लियर, और पूरा सीडीपी को सीटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाई हैं। ठीक है, तो देखिए, जीन पियाजे ने ये विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जो मैंने आपको न्यूमोनिक से याद करवाया था। SPCF, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, डिटेल में जानने के लिए आप पियाजे की थ्योरी पढ़ लीजिएगा। यही है संवेदी पेशीय, हिंदी में इनको ऐसे ही बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल होता है पूर्व संक्रियात्मक, C यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है आपका स्थूल, या इसको मूर्त संक्रियात्मक भी कह देते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। तो देखिए, बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है जो बनते हैं। ये जो सेंसरी मोटर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए, फिर प्री ऑपरेशनल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा कि इसके अंदर बच्चे का जो लेवल है दिमाग का वो कहाँ तक जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, और ये बात कही है जीन पियाजे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास। ठीक है, और ये बात क्वेश्चन कहाँ से बना है? ये बना है आपका बेसिकली वाइगोत्स्की की थ्योरी से। तो आप वाइगोत्स्की की थ्योरी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों को सबसे ज़्यादा महत्व भी वाइगोत्स्की ही देते हैं, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये इससे पहले वाला जो ऑनलाइन शिफ्ट हुए थे बहुत सारे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो आंसर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है, इन सभी के में परिवर्तन को बच्चे समझने लगते हैं लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की स्टेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? देखिए मैंने आपको बोला था ना SPCF, इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है। तो यहाँ पर यही पूछा है, जो पहली स्टेज है ना सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, और इसी स्टेज में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व के प्रदर्शन को समझने लगता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है आपके शिफ्ट में कुछ और पूछ ले, आपसे पूछ ले कि बच्चा जो है मूर्त चीज़ों के लिए कहाँ पर लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, आप कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में। अगर आपसे पूछ ले कि बच्चा अमूर्त चीज़ों के लिए कहाँ पर लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, आप बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के नोट्स आपको एकदम प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम पर जाकर लीजिए और यूट्यूब पर क्लासेस देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाता है। बेसिकली वस्तु स्थायित्व क्या होता है ये समझ लीजिए, ये होता है जब एक छोटा बच्चा होता है। देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा छोटा ही है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे के सामने जब एक टॉय लाया जाता है तो बच्चा उससे खेलता है। ठीक है, उसके बाद जब वो खेल लेता है तो अचानक से उसके फैमिली मेम्बर में ही कोई उस टॉय को पकड़ के कहीं छुपा देता है। ठीक है, उसके बाद एक स्टेज तो ऐसी होती है कि बच्चा रोने लगता है कि मेरा टॉय लाओ, कहाँ गया, किधर गया, है ना, वो भी इसी स्टेज में होता है संवेदी प्रेरक में ही। बट वस्तु स्थायित्व तो क्या होता है कि अब बच्चा जो है रोता नहीं है अपने टॉय के लिए, बच्चे को पता है कि उसका टॉय एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट अभी कुछ देर के लिए उसके सामने से हटा करके छुपा दिया गया है, ये चीज़ बच्चा समझने लगता है, वो भी इसी स्टेज में होता है संवेदी प्रेरक में ही। ठीक है, और यही होता है वस्तु स्थायित्व का गुण, यानी कि वस्तु स्थायी है, वस्तु एग्जिस्ट करती है, बट उसके सामने से कुछ टाइम के लिए उसको हटा दिया गया है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाइगोत्स्की से। फ्रेंड्स अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और बेंड्यूरा, इन चारों में से एक भी स्किप मत करिएगा। देखिए क्योंकि मैंने भी फर्स्ट ऑनलाइन वाला सीटेट एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत चीज़ें पता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, और मैं हमेशा आपका एनालिसिस करवाती हूँ स्टूडेंट से पूछ करके, तो मैं आपको कभी गलत नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो पिछले वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ना ऑनलाइन, हर शिफ्ट में पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, बेंड्यूरा, इन सभी से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इन सारी थ्योरीज़ को आप अच्छे से पढ़िएगा, चाहे आप मेरे चैनल से पढ़ें या फिर किसी और के चैनल से पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, बट इन थ्योरीज़ को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वो है सामाजिक कारक। मैंने आपको पहले ही बोला था वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, अभी यहाँ पर देखिए सामाजिक आ गया था, है ना, समाज, सोसाइटी। अब हो सकता है आपकी शिफ्ट में इस बार पूछ ले भाषा, अगर ऑप्शन में हो तो वो भी सही होगा, संस्कृति अगर ऑप्शन में हो तो वो भी सही होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपने एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? देखिए कोहलबर्ग से क्वेश्चन आ चुका है। कोहलबर्ग की थ्योरी प्लस उसके जो नोट्स हैं मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए थे, थ्योरी यूट्यूब पर करवा दी है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, तो देखिए बेसिकली कोहलबर्ग की जो थ्योरी है नैतिक विकास का सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी थी उसके अंदर 3 लेवल बताए और 6 स्टेजेस बताई। 3 लेवल कौन कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, और इन सभी के 2-2 स्टेजेस बताई हैं। तो इस तरह से टोटल एक चीज़ याद रखिएगा, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने 3 लेवल बताए हैं और टोटल 6 स्टेजेस बताई हैं। ये जो फिगर मैंने बनाया है ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, डिटेल में जानने के लिए आपको वो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्च परंपरागत अवस्था, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो थर्ड लेवल है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डैश कहलाती है आपका समायोजन। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, यह तथ्य किससे संबंधित है? बताइए। पियाजे से है, वाइगोत्स्की से है, कोहलबर्ग से है, किससे है? स्किनर से है, पावलोव से है, किससे है? पहले ही मैंने आपको बोला इन थ्योरी से अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये संबंधित है जीन पियाजे की थ्योरी से। जीन पियाजे ने ही इसकी बात करी है। और ये जो स्कीमा वर्ड है ना, जिसे हिंदी में हम अवधारणा कहते हैं, इसकी बात भी जीन पियाजे ही करते हैं। चलिए स्कीमा क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, मैंने एनालाइज किया था तो मुझे चीज़ें पता हैं, बच्चा ने ही बताई हैं। तो देखिए स्कीमा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है। इस दिमाग के अंदर छोटे छोटे स्कीमा बने होते हैं। कैसे? जैसे अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी एक स्ट्रक्चर बना है कि इतने सब्जेक्ट मैंने पढ़ने हैं, सीडीपी पढ़ना है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड ईवीएस मैथ्स, उसके बाद पेपर 2 में मुझे साइंस या फिर एसएसटी ये चीज़ें पढ़नी है। फिर आपने सीडीपी खोला, सीडीपी में का सिलेबस आपने उतारा, फिर देखा सिलेबस में से ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, इतने चैप्टर सीडीपी में है, इतने चैप्टर लैंग्वेज में है, इतने चैप्टर इंग्लिश में है। ये सारी चीज़ें जो आपका पूरा एक बना हुआ है ब्यौरा कि किस तरीके से आपने पढ़ना है, ये सब आपके दिमाग में बना होता है और इसी को कहते हैं स्कीमा। समझ में आया? हर चीज़ का आपके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो बना होता है ना, उसी को हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिएगा। और स्कीमा किससे संबंधित है? आपके दिमाग से, क्योंकि ये जो स्कीमा होता है हर चीज़ का आपके दिमाग में ही बना होता है ना, ब्रेन में ही, तो इसी को हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स वो है आपकी अंतः वैयक्तिक बुद्धि। 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा, एक अंतः और एक अंतरा। तो इसका आंसर है अंतः वैयक्तिक बुद्धि। देखिए हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस की थ्योरीज काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी हैं। यूनिफैक्टर है, बाईफैक्टर है, ट्रायर्किक है, ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, 3D मॉडल है, बहुत सारी हैं। तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की है वो हार्वर्ड गार्डनर की है। अब एक चीज़ और याद रखना है, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। और इन्होंने बोला है कि हर किसी व्यक्ति के अंदर कोई एक बुद्धि ऐसी होगी जो उस व्यक्ति के अंदर स्पेसिफिक होगी, अलग से होगी, जिस जो है उस व्यक्ति को एकदम यूनिक बनाता है और व्यक्तियों से। ये चीज़ हार्वर्ड गार्डनर ने कही थी। तो ये 8 की 8 बुद्धि के प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे फ्रेंड्स। इन 8 प्रकार की बुद्धि में से ही एक बुद्धि है अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, बहुत सारी बुद्धि हैं, 8 हैं, उन्हें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो आंसर है वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे या संरचनाओं पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो वो है बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण करना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है, तो वो क्या कर रही है? तो आंसर है अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। ठीक है, अधिसंज्ञानात्मक मतलब होता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, ये कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं ना फ्रेंड्स जो फेमस हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अब मैं एक काम करूँगी, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको नोट करके टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उन टॉपिक्स में से एक भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में जो बार बार रिपीट होते हैं ना, उन्हें ही मैं नोट करूँगी। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं टॉपिक्स लिख करके भेज दूँगी। बेसिकली अधिसंज्ञान मतलब होता क्या है? मेटाकॉग्निशन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं।
और ये मेटाकॉग्निशन वर्ड दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं। मेटाकॉग्निशन मतलब होता है जैसे नोइंग अबाउट नोइंग, नोइंग अबाउट नोइंग मतलब जानने के बारे में भी जानना। ठीक है, कहने का मतलब है जब जैसे आप किसी चीज़ को जानते हैं, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेटाकॉग्निशन होता क्या है। एक बार आपने समझ लिया, उसके बाद आपने सोचा कि जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ या जो समझ रही हूँ, क्या वो सही समझ रहा हूँ या नहीं। फिर आप अगेन उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं ना, एक बार वीडियो चलाते हैं, पहले उन्होंने पूरी थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद वो दोबारा चलाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो सही सीखी है या मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। इस चीज़ को जानने के लिए अगेन उस चीज़ को देखते हैं। तो वही है नोइंग अबाउट नोइंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में भी सोचना। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसके बाद आप सोचेंगे कि जो मैंने पढ़ी वो सही पढ़ी या नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ या फिर से पढ़ लेती हूँ। तो ये चीज़ होती है अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन, और ये वर्ड दिया था जीन पियाजे ने, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते हुए कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, वह डैश कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सीटेट एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीटेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके 2022-23 इस तरह से, उसका भी जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि सारी अधिगम अक्षमताएं आपको एक वीडियो में करवाई हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी हैं, ट्रिक के साथ मैंने आपको करवाई हैं सिर्फ एक वीडियो में, और नोट्स आपको टेलीग्राम पर उसके मिल जाएंगे, वहाँ मैंने शेयर किए हुए थे। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है डिसलेक्सिया, याद रखिएगा। अब ये होता क्या है, डिसलेक्सिया हिंदी में है वाचन वैकल्य। हो सके तो आप इंग्लिश में याद करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में इनका एक ही नाम है और हिंदी में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के नाम हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डिसलेक्सिया मतलब होता है जब किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन सिंपली भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या आती है तो उसे कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो आप कहेंगे डिसलेक्सिया है। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछ ले कि किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि कौन सा अधिगम विकार है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डिसग्राफिया है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे होते हैं। अफेजिया होता है, डिस्फेजिया होता है, अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब जब बच्चे को मैथ्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसे डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं आप उन सभी को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और एक टॉपिक पिछली बार नया पूछा गया था, निपुण भारत, उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी सीटेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो रिपीटेडली आपसे पूछे जा रहे हैं। पिछली बार जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था उनसे पूछ करके मैंने एनालिसिस करवाया था, तो वहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे मिले थे, जैसे आपका एजुकेशन पॉलिसी है, निपुण भारत है। ठीक है, और ऊपर अभी जो थ्योरी देख रहे थे पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और बेंड्यूरा की थ्योरी है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा है, अधिगम विकार है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकी एक लिस्ट बना दूंगी मैं, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित। क्योंकि देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी थी ना, वो यही प्रस्तावित करती है कि शिक्षा जो है हमेशा पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित नहीं, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर बाल केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित है इसका आंसर, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, वो यही प्रस्तावित करती है कि जो एजुकेशन है हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे को ध्यान में रख कर के पाठ्य पुस्तक बनानी है और बच्चे को ध्यान में रख कर ही उसको शिक्षा देनी है। अगर कोई बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ता है तो उसको सेकंड क्लास का ही आपको पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि आप उसको फिफ्थ क्लास का कुछ पढ़ा दे रहे हैं। तो बच्चे का एज, बच्चे की मेंटल लेवल, बच्चे की रुचि, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, सारी चीज़ें ध्यान में रख कर के बच्चों को एजुकेशन देनी है, ये कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्रेंड्स अनुक्रिया समुच्चय। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना, ठीक है, एक ही तरीके से कर रहे हैं और वहाँ पर आप स्टक हो जा रहे हैं, तो वो कही जाती है अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? तो वो है फ्रेंड्स संरचनावादी क्रिएटिविटी, ठीक है, कुछ नया सृजन करना, किसी नई चीज़ का निर्माण करना। कहते हैं ना बच्चे खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये कौन कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट ही कहते हैं, जो संरचनावादी होते हैं। जैसे पियाजे यही चीज़ कहते हैं, वाइगॉत्स्की भी यही कहते हैं, ब्रूनर भी यही कहते हैं कि आप बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चे जो है खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये चीज़ संरचनावादी कहते हैं और उनके अंदर ये सभी आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो देखिए ठीक है, पहले आंसर देख लेते हैं फिर डिटेल में इसको समझ लेंगे। तो एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो जो प्रोत्साहन होता है ना फ्रेंड्स, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक प्रोत्साहन मतलब ये होता है कि आप अंदर से किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड हैं, आप अंदर से चाहते हैं कि हम ये काम करें, बट उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है ये चीज़ आप नहीं देखेंगे, तो वो होता है आपका आंतरिक। और बाह्य होता है कि कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए या आपको उसके बदले में कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो उस चीज़ को पाने के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो वो आपका कहलाता है बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, ठीक है। और आंतरिक होता है इंटरनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन। देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था, नोइंग अबाउट नोइंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जो चीज़ आपने पढ़ी उसके बारे में फिर से सोचना कि जो मैंने पढ़ा है वो सही है या फिर नहीं है, यानी कि अपने ही अधिगम में परिवर्तन करना, यही क्या कहलाता है? आपका अधिसंज्ञान कहलाता है, ठीक है। और इस टर्म को किसने दिया था, यानी कि मेटाकॉग्निशन अधिगम अधिसंज्ञान शब्द किसने दिया है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो जिन भी स्टूडेंट ने ध्यान से सुना है वो अब कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे कि ये अधिसंज्ञान शब्द जो है किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? केवल वातावरण से, ठीक है। इससे ये जो है प्रदर्शित होता है कि केवल वातावरण से बच्चे का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये चीज़ तो वातावरण में ही होगी, जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद ही होगा, है ना। तो ये होगा एनवायरनमेंट से। और अगर आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक शिफ्ट में पूछा गया है पिछली बार जो ऑनलाइन वाले हुए थे, कि जो बच्चे का विकास है किस चीज़ का परिणाम है, तो आप कहेंगे डेवलपमेंट इक्वल टू, यानी कि विकास बराबर हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता गुणा वातावरण। यानी कि जो बच्चे का विकास है वो आपका आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। और ये चीज़ कही है वुडवर्थ ने, नाम भी आप याद रखेंगे, वुडवर्थ ने, ठीक है। यानी कि जो बच्चे का विकास है उसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बराबर, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो ये करती है फ्रेंड्स अधोगामी विकास, ठीक है। अब देखिए विकास दो प्रकार का होता है, एक सेफेलोकॉर्डल होता है और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अभी हम इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। अगर आपको थ्योरी देखनी है फ्रेंड्स तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। बेसिकली सेफेलोकॉर्डल होता है जब बच्चे का सर से पैर की ओर विकास होता है,
ठीक है। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी आप कहेंगे, ठीक है, ये होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है, तो क्या है उस टाइम पे केंद्रीयता, सेंट्रेशन का गुण है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बेसिकली पियाजे की थ्योरी से पूछा गया है, आप ज़रूर देखिएगा। CCS न्यूमोनिक भी मैंने याद करवाया था, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, इनका गुण बच्चे के अंदर होता है और उसी में से सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीयता का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंड्यूरा की थ्योरी से आ गया। बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो होती है प्रतिधारण यानी कि रिटेंशन। याद रखिएगा बेंड्यूरा का जो सिद्धांत है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी नाम से है, उसे आप पढ़ लीजिएगा, जिसे हम बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने बोबोडॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जो बेंड्यूरा की थ्योरी मैंने करवाई है बेसिकली वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन ये बन गया कि NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये कहता है कि जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ जो हैं गलत चीज़ नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट होती है और वो अच्छी होती है, ठीक है। अब क्यों होती है वो देखिए, यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। इनके कहने का मतलब है कि जब बच्चे सबसे पहले गलतियां तो करेंगे ही और गलतियों से ही वो सही चीज़ें सीखेंगे, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि अकॉर्डिंग टू NCF 2005 जो मिस्टेक्स होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, अच्छी होती हैं। गलतियों के बाद ही बच्चे सही चीज़ें सीखते हैं, जब वो गलतियाँ करेंगे तभी वो समाधान की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। NCF 2005 के अनुसार सीखना एक डैश है, क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्न में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो है फ्रेंड्स एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। देखिए बहुत सारे विकार हैं, ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारे, ऑटिज्म है आपका, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे होंगे ये CTET में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। पहली बात तो क्वेश्चन इतना ही बड़ा आता है और आंसर उसका छोटा सा होगा। तो CTET का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा यही होता है कि आपका टाइम आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं, आंसर आपको पता होगा बट आपको टाइम पता नहीं चलेगा कि कब टाइम जो है चला गया। तो टाइम को मैनेज करते हुए आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह क्या दर्शाता है कि अध्यापक कैसे हैं। एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि लॉजिक वाली कोई बात ही नहीं है। ये कौन कहता है कि जो लड़के हैं वो गणित में अच्छे होंगे और लड़कियां अच्छी नहीं होंगी। ये तो साफ साफ आपको भी दिख रहा होगा कि जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर बायसनेस है। इसी को हम जेंडर स्टीरियोटाइप भी कहते हैं और ये चीज़ें पुराने ज़माने से हमारी चली आ रही हैं। और आप अभी भी देखेंगे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पुराने ज़माने की चीज़ों को लेकर ही चलते हैं। उन्हें लगता है कि पहले ये चीज़ होती थी तो ये सही होगी, बट अगर आप उनसे उन चीज़ों का लॉजिक पूछेंगे ना तो उन्हें पता ही नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकली उन्हें अगर पता होता तो वो ये चीज़ कभी कहते ही नहीं, ठीक है। तो ये एक जो जेंडर बायसनेस है हमेशा CTET का फेवरेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा जेंडर बायसनेस से, और उसका रीज़न भी यही है कि बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज हो और इन चीज़ों को वो समझ पाएँ कि ये चीज़ एकदम नेगेटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे भाषा निर्धारित स्थिति, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे CDP के क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS के क्वेश्चंस। ये भी आपके CTET ऑनलाइन में ही एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होंगे, आंसर छोटे से होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश में सुधार करना है। तो वो है फ्रेंड्स चिंतन कौशलों में सुधार करना। देख रहे हैं आंसर इतना सा है, थिंकिंग स्किल्स में जो है सुधार करना इतना सा आंसर है और क्वेश्चन इतना बड़ा है। तो सीटेट में ऐसे ही लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको घर से ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक। देखिए ईवीएस में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ईवीएस के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं नोट करके आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। जैसे रेगिस्तानी ओक है, नेपेंथीज पौधा है, वेलक्रो है, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, और फूड से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। केरला में क्या फेमस है, जम्मू कश्मीर में क्या फेमस है, आपका पश्मीना शॉल है। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने आपको पिछली बार भी ये सारे करवाए हुए थे एक एक करके, ठीक है। हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है नोट्स तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। पहली बात तो याद रखिएगा, ये जो डेजर्ट ओक है ना, जिसे हिंदी में रेगिस्तानी ओक कहते हैं, ये एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जो रूट होती हैं एकदम ज़मीन के अंदर तक जाती हैं, और वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक कि वो पानी तक ना पहुँच जाएँ। और इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है, याद रखिएगा। और ये पेड़ कहाँ पाया जाता है बताइए? ये पेड़ पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। बस अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रेगिस्तानी ओक ओनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन घुमा करके पूछे गए थे। ऑनलाइन वाली शिफ्ट में जो जस्ट आपका कुछ टाइम पहले हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आपको रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड सारी चीज़ें याद रखनी है। इनकी जड़ें लंबी होती हैं, नीचे तक होती हैं, 30 गुना जो है ऊंचाई से लगभग होती हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। टू द पॉइंट सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर देखिए जो ईवीएस है आपकी प्राइमरी लेवल पर ही होती है, इसलिए आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन प्राथमिक स्तर के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? देखिए शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ठीक है, ओनली बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी बांटना, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, तो वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं पोचमपल्ली और कलमकारी। अब देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है। किसी शिफ्ट में ऐसे पूछा गया था कि जो पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और अभी घुमा करके स्टोरी बना के इन्होंने पूछ लिया, तो आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो जो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, इस चीज़ को वो प्रस्तावित नहीं करती है। यानी कि एनसीएफ, सबसे पहले ये याद रखिए जो एनसीएफ 2005 है ये आपका सीडीपी में ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एनसीएफ 2005 है और निपुण भारत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एनसीएफ 2005 है ना, वो तकनीकी शिक्षा को बिल्कुल भी जो है प्रोत्साहित नहीं करता है। तो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, इस चीज़ के भी वो खिलाफ है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ ये कहते हैं कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दो, ज़्यादा बर्डन ना हो, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ये सेंटेंस भी आप देख लेना, ये एनसीएफ 2005 में ही कहा गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा बोझ बना करके बच्चे के बस्ते में आप भर दो और उसको स्कूल भेज दो और वहाँ पर पढ़ाई एकदम ही ख़त्म है। ऐसी चीज़ों को ये जो है प्रोत्साहित नहीं करता है।
इनका कहना है कि बच्चे की हाइट देखो, उसका वेट देखो, उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम बनाओ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो कुछ कह पाएँ, उनके अंदर की हेजिटेशन दूर हो पाए और उनका जो अधिगम है, लर्निंग है, वो एकदम अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो समझ पाए उन चीज़ों को, रट ना पाए। ठीक है, तो रटने को ये बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मच्छर के पेट के अंदर झांक कर यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? और इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऐसे वैज्ञानिक कौन हैं? वो हैं रोनाल्ड रॉस। ठीक है, अब आपको ये जो पूरी थ्योरी दिख रही है क्वेश्चन में जो पूछी गई है, ये सारे भी आपको याद करने हैं कि रोनाल्ड रॉस ने ये सारी चीज़ें करी थी और इतने में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलब्रूनी कौन था? तो जो अलब्रूनी था वो उज़्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। अलब्रूनी बेसिकली कुछ उज़्बेकिस्तान से आए थे और कुछ टाइम तक इंडिया में रहे थे। उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ का खान पान देखा, सारी चीज़ें देखी और उसके बाद सारी चीज़ें नोटिस करके एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। वो होना चाहिए कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऐसा नहीं है कि बस आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं क्लासरूम में और उसके बाद वो एजुकेशन काम ही नहीं आ रही है। ऐसी एजुकेशन बच्चों को कभी नहीं देनी चाहिए। हमेशा ऐसी एजुकेशन दो जो कि विद्यालय के बाहर जाकर भी बच्चों की लाइफ में यूज़फुल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? तो बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है और ये क्वेश्चन ईवीएस के साथ साथ पिछली बार एक शिफ्ट में साइंस में भी पूछा जा चुका है। तो आप देख लीजिएगा, साइंस का जो बायो में एक चैप्टर है परजीवी से रिलेटेड, जिसमें परजीवी सहजीवी सारे हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं, तो ये कहाँ है? पश्चिमी घाट में। ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो ये है फ्रेंड्स भोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो जो कांसा है यानी कि तांबा, जिसको हम कॉपर कहते हैं, और जो टिन है, ये जो है मिश्र धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेंथीज एक पौधा जो मेढकों, कीटों और चूहे आदि जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा लेता है, हमारे देश में वह कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय सबसे अच्छा कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स अक्टूबर से दिसंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया था पिछली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो ये आप याद रखेंगे, ये सारे ही यहाँ पर नोट डाउन करे हैं। मनाली पत्थर या लकड़ी से बने छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना। नेक्स्ट है लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, मनाली में कैसे घर होते हैं, राजस्थान में कैसे होते हैं, असम में कैसे होते हैं और लद्दाख में कैसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? वो आए थे दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो वो पक्षी है फ्रेंड्स फाख्ता। नाम याद रखिएगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः कहाँ हैं? तो वो हैं दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। देखिए दिशाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ईवीएस में बनना ही है, तो आप दिशाओं से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से? बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, बच्चे खुद उस चीज़ को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो वो है बाज, चील और गिद्ध। तो देखिए ये जो है मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो वो है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक है, आरबीसी। चलिए तो ये थे फ्रेंड्स पूछे गए आपके ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस, आपको करके ही जाने हैं क्योंकि आपका पेपर आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर ही बनता है। तो ये सीरीज़ आज से हमारी कंटिन्यू है, इसी तरीके से चलेगी पर डे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें। और ये जितने भी PDF हैं ये भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, वहाँ जाकर आप लोग इन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं हर चैप्टर के थ्योरी वाइज, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम को आपने ज्वाइन करना होगा। कमेंट बॉक्स में आपको सारे जो हैं लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।